नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, सियासी तौर पर भी हो रहा है और सड़क पर किस तरह से युवा कर रहे हैं इसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये हंगामा जो हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है? आखिरकार जो युवा हैं वो इतना असंतुष्ट क्यों है इस योजना को लेकर? जो तमाम तरह से भ्रम की स्थिति भी लोगों के बीच में है, तमाम तरह से जो बातें की जा रही हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रही। इन सारी बातों का जिक्र आज हम करने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी जुड़े। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारा सवाल भी जैसे कि है, आखिरकार युवाओं की कौन सुनेगा? क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, विपक्ष अपनी बातें कर रहा है, लेकिन ये जो लोग सड़क पे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आखिरकार इनकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं ये? क्या योजना वापस हो जाने से इनको जो एक डर है कि हमारा भविष्य खतरे में है, वो डर दूर हो जाएगा सिर्फ इस बात से? देखिए, आपके प्रश्न के जवाब में एक आंकड़ा है जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि ये लोग जो बाहर सड़कों पर उतरे हुए हैं ये हैं कौन, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या सबों की एक ही डिमांड है या फिर अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड्स के साथ सामने हैं। ऊपर से लगता है कि क्या सब लोग अग्निपथ के विरोधी ही हैं। देखिए, कोरोना के ठीक पहले ये भर्ती प्रक्रिया तो अनवरत हर साल चलती रहती है। 2 साल बीच में कोरोना की वजह से ये प्रक्रिया रुक गई। कोरोना के पहले जो भर्तियां हुआ करती थी तो उसमें साल 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। उस भर्ती प्रक्रिया में करीब 1,30,000 एक आंकड़ा कहता है और कुछ लोग कहते हैं वो 1.5 लाख के आसपास का आंकड़ा है। इतने लड़के फिजिकल और मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं भर्ती के लिए वो पास कर गए थे। फिजिकल का मतलब वो जो दौड़ लगाना होता है, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह जो मेडिकल की परीक्षा होती है, ये तमाम पास करने के बाद एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन, जिसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप फौजी बन जाते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें कि जो लड़के उस वक्त तैयारी कर रहे थे और उन लड़कों की तैयारी के बीच में कोरोना आ गया, उन लड़कों ने 2 स्टेज पार कर लिया था। अब तीसरा स्टेज रिटन का था और वो रिटन होने के बाद उन्हें फिर नियुक्ति पत्र मिलता, ज्वाइनिंग लेटर मिलता। ऐसे करीब अगर 1,30,000 भी हम माने तो इसमें से कम 50,000 60,000 लोग चुने जाते। यानी कि वो शॉर्ट 50,000 60,000 लोगों को नौकरी मिलनी थी सैनिक के रूप में। उस वक्त इस स्कीम का अता पता नहीं था। उन लोगों की किस्मत में ये समझिए कि अग्निवीर आ गया। अब अग्निवीर वो तो फॉर्मल सैनिक होने जा रहे थे, उनकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी और वो 2 स्टेज पार भी कर गए थे। अब अचानक से उन्हें कहा गया कि ऐसा है कि वो जो एग्जामिनेशन आपका था उसे आप कैंसिल समझिए, उस प्रक्रिया विशेष को कैंसिल समझिए। आपने फिजिकल पास किया, कैंसिल समझिए, मेडिकल पास किया, कैंसिल समझिए, और अब आप आ जाइए और अब अग्निपथ योजना में आप अपीयर होइए। अब लोगों के दिमाग में देखिए 2 प्रश्न होते हैं। फिजिकली जिस शेप में आप होते हैं, सालों साल फौजी के तौर पर कॉम्पीट करने के लिए उसी शेप में रहना बहुत आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आप 3 साल कम से कम रेस लगाते हैं तब जाकर के उस फिजिकल शेप में आते हैं कि आप फौज के दौर में दौड़ सकें। उसके बाद बहुत से लड़के होंगे जो उस शेप नहीं होंगे क्योंकि वो फिर रिटन की तैयारी करने लगे होंगे। अब उनका फोकस पढ़ाई पे हो गया होगा तो दौड़ना बंद कर दिया होगा, कुछ लोगों ने थोड़ी एक्सरसाइजेस कम कर दी होंगी और वो रिटन की तैयारी कर रहे होंगे। अब उन्हें कहा गया वापस से फिर आप दौड़ने लगिए क्योंकि अब आपको अग्निवीर वाले में अपीयर होना है। और देखिए, अग्निवीर से अगर मान लीजिए वो पास भी कर जाते हैं तो उनकी नियुक्ति होती है 4 साल के लिए, जबकि उस वक्त नियुक्ति होती परमानेंट। तो ये लड़के जो हैं, ये 1,30,000 जो लड़के हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबसे ज्यादा मुखर हैं। तो क्या ये जो हम सड़कों पे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा यही लोग हैं। इनका लेना देना अग्निपथ से नहीं है, इनकी नाराजगी अग्निवीर या अग्निपथ से है ही नहीं। इनको अपना हक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है
और वो हक जो शायद जायज भी है, क्योंकि कोई भी आप कानून लाते हैं तो वो कानून उस दिन से लागू होता है जिस दिन वो आया। बिल्कुल, वो पीछे से लागू नहीं होता है, रेट्रोस्पेक्ट में नहीं होता है। कानून या आदेश प्रोस्पेक्टिव होता है, आगे की तरफ चलता है वो। तो शायद यहां पर जो नीतिकार हैं उनकी चूक हुई है, क्योंकि ये जानकारियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो ये एक जानकारी है, और अगर वो सामने आए हैं तो वो जो नाराजगी है उनकी एक स्तर पर जायज भी है। ठीक है। अब ये नाराजगी तो जायज है, पर इस नाराजगी की आड़ में तोड़फोड़ शायद जायज नहीं है, आगजनी जायज नहीं है। आप अनुशासन वाले फोर्स में जाना चाहते हैं और इस तरह से आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके आप कहिएगा कि हमारा हक हमसे मत छीनिए, तो ये जायज नहीं है। पर सवाल ये भी है कि कहीं उनकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व तो नहीं घुस गए हैं, आखिर कौन करवा रहा है ये सब। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं हिमांशु, जिनकी आज की तारीख में सुनवाई जरूरी है। और बड़ा लाजमी प्रश्न आपने आज ये किया है कि आखिर इन युवाओं की सुनेगा कौन। क्योंकि सरकार अपना पक्ष रख रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं है कि पीछे हटने के मूड में हो। इस सारी हिंसा को देखने के बावजूद वो आगे बढ़ रही है, प्रक्रिया सोमवार से आगे और बढ़ेगी। लेकिन इन युवाओं की बात अगर कोई विपक्ष उठा रहा है तो हम विपक्ष पे ये सवाल उठा रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो सवाल कहाँ सियासत का है। देखिए, विपक्ष या सत्ता पक्ष का मसला जब तब आता है जब इसके जरिए कोई राजनीति साधनी हो। इन युवाओं के जरिए कोई राजनीति अगर साधना चाह रहा है तो फिर ये तो बहुत नीचे स्तर की बात हो गई। लेकिन युवाओं के भविष्य का सवाल है। लेकिन कोई तो इनकी बात उठाएगा ना। अब युवा इस तरह से अगर युवाओं ने अपनी बात उठाई है, ट्रेन में आग लगा दें या फिर सड़कों पर आग लगा दें, हंगामा करें, तो ये देश का माहौल खराब होगा। देखिए, ये युवा जो प्रतियोगी है वो ट्रेन में आग नहीं लगाएगा। कोई युवा जो प्रतियोगी है वो जानता है कि अगर एक पुलिस केस उसके खिलाफ हो गया तो उसका करियर नष्ट हो जाएगा। तो ये जो लोग सड़कों पे उतरे हैं और इतना सारा हंगामा कर रहे हैं, ये लोग प्रतियोगी हैं नहीं। यह अनुसंधान का विषय है कि कौन अपना करियर रिस्क कर रहा है। क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं हिमांशु, बहुत से लोग ने अपना मुंह बंद कर रखा है, कपड़े से ढक रखा है, और मुझे लगता है कि ये उनके लिए जरूरी है कि वो जब सड़क पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने मुंह ढक रखा है। क्योंकि अगर एक एफआईआर हो जाता है उनके खिलाफ, एक कोई कंप्लेंट दर्ज हो जाता है, तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान अनफिट हो जाएंगे। वो हो सकता है कि उन्हें नौकरी मिले ही नहीं, हो सकता है मिलने में बहुत जद्दोजहद हो जाए। वो क्यों ऐसा करेंगे? वो आकर ट्रेन क्यों जलाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई असामाजिक तत्व है वो आ गया है, कोई राजनीतिक दल है जो सरकार के खिलाफ है और इसी के जरिए वो चाहता है कि वो सरकार को डिस्टेबलाइज कर दे। पर ये अपनी जगह है ये सारी बातें। जो मूल बात है कि आखिर इन युवाओं की कौन सुनेगा। देखिए, एक तो यही वर्ग हो गया 1,29,000, 30,000, कुछ लोग कहते हैं 1.5 लाख के आसपास। दूसरी बात यह है कि जो लोग अब 21 साल के थे या 20 साल के थे उस वक्त, तो अब वो 23 साल के हो गए हैं। आपने वन टाइम वेवर दे दिया उनको, वन टाइम वेवर आपने दे दिया, यानी कि आपको भी पता है कि इनके साथ गलती हो रही है, गलत हो रहा है इनके साथ। ये इसमें से आधे वो हैं जिनकी उम्र निकल गई है, लेकिन आधे वो हैं जिनकी उम्र तो निकल गई है लेकिन वो पास कर चुके थे 2 स्टेज, है ना। तो उनके लिए आपने रिलैक्सेशन दे दिया कि चलिए आप 23 साल के भी हो जाएंगे तो भी इस बार 2022 में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। आप जानबूझ करके कैसे ऐसे कर सकते हैं? इनकी तो सुनिए, इनकी कौन सुनेगा? आप सुन रहे हैं पर आधा ही सुन रहे हैं। उन्हें आप मौका तो दे रहे हैं लेकिन उनका हक नहीं दे रहे हैं। हक ये है कि वो 2 स्टेजेस पार कर चुके हैं, अब उनको आप सुनिए। ये 1,30,000 लोग जो हैं वो काबिल लोग हैं, नहीं। जैसे किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा कि किसान शुरुआत में एक बिल लेकर आया गया, फिर उसको कानून बना दिया गया, पास करवा दिया गया। सरकार ने बड़ी पुरजोर तरीके से कहा कि किसानों का भला होगा और ये कानून उनके भले के लिए हैं। किसान आए, सड़कों पर बैठ गए और बैठे रहे। हिंसक घटनाएं भी उस दौरान हुई, तमाम तरह की चीज़ें हुई। 1 साल तक बैठे रहे। देश ने बहुत लंबे वक्त के बाद कहूँ तो ऐसा कोई प्रदर्शन देखा इस देश ने।
अब उसके बाद एक और नया अग्निपथ लेकर आया गया है, फिर से अब की से किसान नहीं, अब की से नौजवान सड़कों पर हैं। तो क्या इसका हाल भी वैसा ही होना है जैसा किसान आंदोलन का पर देखिए हुआ? आप रिफॉर्म एजेंडा को एजिटेशन से अगर जोड़ करके देखिएगा तो फिर देश में सुधार नहीं हो पाएंगे। देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये अंतर करना बहुत जरूरी है। सरकार का एक रिफॉर्म एजेंडा होता है और वो किसी भी सरकार का हो। मुझे याद है राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेकर आए थे देश में तो तमाम वामपंथी संगठनों में जबरदस्त विरोध उसका किया था। नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और आज का दौर है कि हम कंप्यूटर के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिफॉर्म जो होता है वो विरोध साथ में लेकर के आता है। किसान आंदोलन में भी उसी तरह से रिफॉर्म करने की कोशिश थी, विरोध हुआ, पीछे हटे। अब देखिए यहाँ जो रिफॉर्म है, आप कल्पना कीजिए अगर पेंशन की बात हो रही है, क्या फौज रोजगार गारंटी योजना है? लेकिन जो हमारे देश में जो देश को बचाने में योगदान देते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर, कहीं पर 50 से ऊपर टेम्परेचर है, कहीं माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन हमारे फौजी जो है मुस्तैद रहते हैं। उनके लिए एक सुरक्षा सरकार की तरफ से या फिर इस देश की तरफ से उनको ये तोहफा तो है कि आप फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे सरहदों पे खड़े होके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम कम से कम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये भाव तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है, सरकार के अंदर भी होना चाहिए। एक जो तपस्वी वन में तपस्या करता है और एक तपस्वी जो गृहस्थ आश्रम में रह करके तपस्या करता है, दोनों की तपस्याओं में आप अंतर कर रहे हैं। जो व्यक्ति सीमा पर मुस्तैदी से देश की रक्षा कर रहा है और जो हमारे यहाँ कल कारखानों में काम कर रहा है और जलती हुई भट्टी के बीच खड़ा होकर के स्टील और आयरन बना रहा है, जो तपती गर्मी में वो बड़ी बड़ी 400 किलो वोल्ट की लाइनें खींच रहा है, उसका श्रम भी कम नहीं है। नहीं, श्रम यहाँ पे यार कंपैरिजन नहीं हो रहा है। आप कंपैरिजन अगर वो कंपैरिजन नहीं हो रहा तो फिर तो वो सही नहीं रहेगा। नहीं, कंपैरिजन दोनों श्रमवीर हैं, दोनों श्रमवीर हैं और दोनों देश के लिए उतना ही कर रहे हैं। इस देश में कोई देश के लिए ज्यादा कर रहा है और कोई कम कर रहा है, इस तुलनात्मक अध्ययन में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन देने की वजह देखिए क्या है। पेंशन देने की सैनिकों को, फौज को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। सम्मान उनके लिए ही है, उनका सम्मान उतना ही है, वो जरा भी कमेगा नहीं और अपनी जान की बाजी वो लगाते हैं। पर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई अगर सड़क पर ऑटो चला रहा है तो उसका श्रम कम है। देखिए वो भी कहीं ना कहीं जान की बाजी लगाता है वो भी, और वो जब सड़क पर निकलता है तो जिंदा वापसी होगी कि नहीं होगी उसके बारे में भी बहुत ज्यादा श्योरिटी की कोई नहीं कह सकता है, जीवन है। पर मेरा ये कहना है कि फौज के साथ क्यों मिलना चाहिए पेंशन, वो इसीलिए क्योंकि फौजी जो है वो 35-40 साल काम करता है और उसके बाद घर आ जाता है। उस वक्त वो एम्प्लॉयबल एज में नहीं रहता है, वो कोई युवा नहीं होता है। और बाकी के लोग जो दूसरे कामों में हो रहे होते हैं वो तब रिटायर हो जाता है जब दूसरे लोग अपने पीक पे होते हैं और उसके आगे 10-15 साल और काम करने वाले होते हैं। फौजी उस वक्त रिटायर हो जाता है और ये सोचकर उन्हें पेंशन दिया जाता है। ये बहुत जायज वजह है कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति लौट करके आया है उसे आप एम्प्लॉय कैसे करेंगे। कई बार तो नौकरियां लेने में 2-3 साल लग जाते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में ही काम पा पाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम उसे मिलता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप तो देंगे ना पेंशन, तो वो तो लाजमी है। तो सरकारी नौकरियों में पेंशन खत्म करने के पीछे क्या ये सबसे बड़ी वजह थी? शायद क्योंकि 60 साल तक काम कर रहा है वो और वो अपने आप को स्टेबल करने में सफल हो जाता है। एक सैनिक जो 15 साल की सेवा करके वापस आ जा रहा है तो वो कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा? उसके बच्चे तो उसमें बड़े हो रहे होंगे, वहां सबसे ज्यादा उसे संसाधन की जरूरत होगी जिस वक्त वो रिटायर हो जाता है। तो ये सोच करके दिया गया है और वो जायज भी है। लेकिन अग्निपथ कोई पेंशन खींचता नहीं है। अभी भी सैनिकों को पेंशन उतनी ही मिलेगी जितने की पहले मिलती है। वो जो सामान्य सैनिक होगा उसको रेगुलर। यहाँ जो कंफ्यूजन है वो ये है कि अग्निपथ लोगों को पेंशन ले लेगा, अग्निपथ पेंशन नहीं लेगा। अग्निपथ से रेगुलर सैनिक जो बनेंगे वो वही सैनिक होंगे जो आज तक सैनिक बनते आए हैं। दिक्कत है कि भर्तियां कम रही हैं, भर्तियां कम रही हैं और पहले जितना भर्ती हुआ करता था उससे बहुत कम अग्निपथ में भर्ती होने जा रहा है। 12,500 या 13,000 या 15,000 अगर भर्ती होती है तो जो 50,000
40,000, कभी कभी तो 70,000 भर्तियां हो जाया करती थी, और एक बार 2019 में बताते हैं 80,000 भर्ती हो गई थी। तो उससे घटकर के आप इतने पे अगर आ जाते हैं तो एक तो ये समस्या हो रही है जो कि युवाओं को कहनी पड़ेगी और सुनानी पड़ेगी। पहली बात, देश को फौज के सैनिकों की ज्यादा जरूरत नहीं रही क्या अब देखिए यहां पर यह है कि जो संहारक वॉरफेयर है उसमें संहारक आग्नेयास्त्रों की आपको जरूरत है, लीथल वेपन्स की जरूरत है। 1980 में जो चाइनीज फोर्स थी उसकी जो कैपेसिटी थी 40 लाख थी, वो धीरे धीरे घटती हुई 15 लाख पर आ गई है आज की तारीख में। चाइना एक फौजी देश है, वो हमेशा जमीनें कैप्चर करता है अगल बगल के लोगों। 15 से 20 लाख की आज की उसकी सेना उसने घटाई है क्योंकि उसने अपने लीथल कैपेसिटी को बढ़ाया है। अपने खर्चे जो हैं उसने एक्विजिशन पे, वेपन्स पे बढ़ाया है। हमारी स्थिति देखिए क्या है। हमारी स्थिति आज की तारीख में, जैसे हम लोग बात की थी, 26% जो है वो जाता है पेंशन्स पे, इतना ही जाता है सैलरी पे, 52% पे आ गए। आर्मी के रख रखाव में जाता है 12 से 13%, तो टोटल हो गया 65%। तो पेंशन, सैलरी, रख रखाव मिलाकर के अगर 100 रुपए में 65 रुपए आपके जा रहे हैं तो आपका मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न एक्विजिशन ऑफ वेपन्स जो है वो प्रभावित तो होगा, पर उसे सुधारने की जो गरज है, जो जरूरत है, वो क्या इस तरह से करनी चाहिए हमें। बहस ये है, सुधार तो जरूरी है, रिफॉर्म इज इंपॉर्टेंट। आप बजटरी एलोकेशन को बढ़ा नहीं सकते हैं एक सीमा के बाद, वो भी अपनी एक दिक्कत है। और बजट का अगर एक बड़ा हिस्सा पेंशन, सैलरी और रखरखाव पे जा रहा है तो फिर आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी नहीं होगा। और आपके सामने दो प्रमुख ऐसे एनिमी हैं, एक चाइना, एक पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स है। तो इसीलिए सवाल उठता है कि आर्मी को रोजगार गारंटी योजना मत बनाइए, आर्मी को आर्मी रहने दीजिए। और तब है कि भाई रोजगार तो बहुत जायज है, अगर ये लड़के सड़क पर हैं तो इनकी सुनेगा कौन, इनको रोजगार चाहिए ना। नहीं, इनके अंदर देश प्रेम है, देश प्रेम है और इसीलिए तो ये जा रहे हैं, वरना तो ये कुछ और काम कर देते। पर समस्या ये है कि हर व्यक्ति अगर जो चाहत करता है वो शायद कम लोगों को मिलती है। अगर इनके अंदर वो क्षमता होगी, अगर तो फिर ये दीर्घकालिक सैनिक बनेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए हिमांशु, अगर इनके अंदर वो काबिलियत होगी तो ये दीर्घकालिक सैनिक बनेंगे, ये रेगुलर फौजी बनेंगे। लेकिन अगर ये अपने समकक्षियों से कमतर हैं, नहीं चुने जाते हैं, अग्नि उस 25% में नहीं आते हैं, तभी इनको बाहर आना पड़ेगा। देखिए, सेना में भर्ती होने का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। ये अग्निवीर बनेंगे जाके, उसके बाद जो है 4 साल फिर उसी में कंपटीशन होगा, उसी में कंपटीशन होगा। लेकिन देश प्रेम तो इनके अंदर भी होगा और ये कॉम्पीट करके आए होंगे। तो फिर आप क्यों मानते हैं कि जो देश प्रेम है वो केवल फौज में रह करके ही दिखाई जा सकती है? भाई जितनी फौज को जरूरत होगी ना वही लिया जाएगा ना। फिर मैं बोल रहा हूं, रोजगार गारंटी योजना नहीं है, फौज में जितनी जरूरत है उतनी तो ली जाएगी। और 75% जो बाहर आएंगे उनके लिए आज देखिए कि सामान्य लड़कों से ज्यादा व्यवस्था की जा रही है। अब तो ONGC में भी और बाकी की तेल कंपनियों में भी इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम वगैरह में भी व्यवस्था की जा रही है। सिविल एविएशन में भी सुना है उनके लिए व्यवस्था हो रही है। असम राइफल्स में भी रिजर्वेशन उनका हो गया, CAPF में भी उनका, पैरामिलिट्री में भी रिजर्वेशन हो गया। बाकी के युवाओं ने क्या गलती की है? वो अग्निवीर नहीं हो पाए, या वो उन्होंने सोचा कि हम सीधे सिविल एविएशन में जाएंगे या हम सीधे ONGC में जाएंगे, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। पर फिर भी उस बेसिस पर इनको दिया जा रहा है। देखिए, जो बेस्ट है वही आर्मी में जाएगा। और अभी भी ये जो अग्निवीर के 75% लोग हैं ये जाएंगे, इसमें से 25% जाएंगे, 75% वो उतने 25% के लायक नहीं थे। देश को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग बेस्ट होने चाहिए, इस बात में किसी को दोहराए नहीं है। लेकिन जब हम ये तस्वीर देखते हैं, ट्रेन में आग लगा दी, सड़कों पर इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, तो क्या सरकार समझा पाने में अक्षम हो गई है? हम कृषि कानून ले लें, CAO को लेकर प्रोटेस्ट देख लें, या फिर तमाम तरह से चीज़ें सरकार ले आती है, अपनी तरफ से वो बता देती है अच्छा है,
लोग नहीं मानते, सड़कों पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। ये असहमति मानूंगा जो आपकी सरकार के साथ है, ये क्या सरकार समझा पाने में नाकाम है आप पूरी ये तरीके देखिए, से? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको ये स्कीम लानी थी तो ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का कोई तरीका होना चाहिए था। झटका नहीं मिलना चाहिए कि भाई ये हट जाइए और ये नया आ जाइए। ये कैसे हो सकता है? ये किसान कानूनों के साथ भी हुआ। आप स्कीम को पैरेलल चलाते हैं, इसके फायदे अगर दिखते हैं तो अपने आप एक्सेप्टेबल हो जाता है वो। इसमें फायदा ये था कि जो फाइनली रेगुलर नहीं चुनाता है उसको भी यहां पर बेनिफिट है। अभी जो चुना नहीं जाता है उसको कोई बेनिफिट नहीं है हिमांशु। जो फाइनल चुना नहीं जाता है अभी के हिसाब किताब में उसको कोई बेनिफिट नहीं है, वो सामान्य लड़के की तरह बाजार में खड़ा रह जाता है। लेकिन यहां पर समस्या उन लोगों के लिए जो 75% वाले हैं, जो चुने जाएंगे लेकिन 4 साल के बाद वो और आगे नहीं जा पाएंगे। आगे क्यों नहीं जा पाएंगे? आगे तो उनके लिए ही तो रिजर्वेशन है। फर्ज कीजिए कि जो अग्निवीर भी नहीं हो पाए थे, उनका क्या होगा? नहीं, वो तो खैर चलिए, आपने एक प्रोसेस, एक छन्नी थी आपने लगाई, उसमें जिनको लेना था उनको ले लिया। अब जिन लोगों को ले लिया है 4 साल बाद जब वो निकलेंगे 75% उसमें, क्योंकि बेस्ट ही लिए जाएंगे 25%। बेस्ट ही तो लिए जाएंगे ना। बेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन आप जब इनके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, जो 50% छट गए शुरुआत में, 50,000 में नहीं आ पाए, और अग्निवीर के बारे में आप थोड़ी चिंता कर रहे हैं, और आप क्रीम चुन करके आर्मी को दे रहे हैं, यही है ना अभी तो आप इनके बारे में तो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, अग्निवीर के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो संजीव जी, सवाल यह है कि सरकार अगर समझा नहीं पा रही है, हमारे युवा उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? क्या ये देश में हंगामा होता रहेगा? ऐसे हंगामा जो कि एक असुरक्षा की भावना आम आदमी के अंदर महसूस हो रही है कि कहीं भी हिंसा हो रही है, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, 1-2 लोगों की मौत की भी खबर है, तो ये तो एक असुरक्षा की भावना पैदा करता है ना। तो सरकार को ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि हम समझा पाएं, इस तरह की हिंसा ना हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी तो उनके पास में है, उनके पास तमाम चीजें सुरक्षा से जुड़ी भी तो है, इंटेलिजेंस भी तो है, वो क्या कर रहा है? क्या इस तरह की हिंसा होती रहेगी क्या? जी नहीं, इस तरह की हिंसा से कोई समाधान तो है समाधान का, और कोई जो व्यक्ति देश सेवा में जाना चाहता है वो इस तरह की हिंसा करके देश सेवा में जाना चाहेगा? बहुत कम ऐसा लगता है। लेकिन उसकी बात जायज है, वो तो सुननी पड़ेगी। 369 ट्रेनें आज रद्द हुई हैं, और इस तरह से आप एक दिन में अगर रद्द होती रहेंगी ट्रेन तो फाइनेंशियल लॉस, लोगों को दिक्कतें, आप अपने लिए सिंपैथी नहीं बटोर पाएंगे। लेकिन आखिर कोई इन युवाओं की सुनेगा तो? आखिर ये स्थिति आई है, राजनीतिक दल अगर इसका फायदा उठा भी रहे हैं तो ये स्थिति आई है तभी तो उठा रहे हैं, मौका दिया गया है। आप अगर नहीं सुनेंगे, आप अगर लोगों की नहीं सुनेंगे, या फिर योजनाएं बनाने वक्त अगर आप सभी कोणों पर विचार नहीं कर पाएंगे तो फिर तो यह अन्याय है। बिल्कुल। और उनको जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको विश्वास में लेने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। ये भूमिका सरकार की है। ये भूमिका जो सरकार का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, उनकी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में ये पॉलिटिकल क्लास को भी समझना पड़ेगा कि देखिए, एक भड़काने वाला काम और एक समझाने वाला काम। अगर भड़काने वाला काम करेंगे तो ये बहुत कम उम्र के लड़के हैं, इनको आप बहुत आसानी से बरगला सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको जो गुस्सा आया है, इन्हें लग रहा है कि इनकी आजीविका छिन रही है। आजीविका अगर नहीं छिन रही है तो तरीके से उनको बताइए कि आपकी आजीविका नहीं छिन रही है, और अगर आजीविका छिन रही है तो फिर उनकी शंका समाधान करिए और वो पॉइंट्स हटाइए। सरकार की बातों पर अब लोगों को भरोसा, मुझे ऐसा लगता है, नहीं हो रहा है। सरकार कुछ भी लेके आती है तो विरोध शुरू हो जाता है। ऐसा क्या सिर्फ पॉलिटिकल तौर पर देखने को मिलता है, या फिर आम आदमी में भी असहमति नजर आती है कि हाँ, आपने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप उस चीज में कितना कामयाब हुए? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं होती है। आप फिर बताते हैं कि एक दिन हम 10 लाख रोजगार 17 महीने में देने जा रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए हिमांशु के, सरकार का जो कल्चरल और सोशल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, वो तो सफल हुआ है। पर सरकार का जो इकोनॉमिक एजेंडा है, वहां पर सरकार के सामने सवाल खड़े होते रहे हैं। अलग करके देखने की जरूरत है। मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल एजेंडा 370 हटाना, राम मंदिर,
इन तमाम ऐसे मसले थे जिस पर बहुत सफल रही सरकार। लेकिन जो इकोनॉमिक एजेंडा था, मैं देख रहा हूं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी का रहा हो, यहाँ तक कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का रहा हो, महंगाई और इन्फ्लेशन के सवाल पर, अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल पे, इस तरह की बेरोजगारी, रोजगार का मसला जो है, ये तमाम ऐसे एजेंडे हैं जिसमें बदलाव लाने की कोशिश है। किसान आंदोलन को भी आप उसी रूप में ले सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एजेंडा है, इसमें पॉलिटिकल मैसेज वो तरीके से नहीं पहुंच रहा है जो वो सोच रहे हैं। ये तो अक्षरशः सत्य है और शायद इस डिपार्टमेंट में सरकार को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शक इस मामले को लेकर क्या समझते हैं और जो हमारे युवा वर्ग है खास तौर पर, वो जरूर बताए हमें कि आखिरकार क्या चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं कि विरोध सही है नहीं है। और इस तरह से विरोध तो खैर हम भी जायज़ नहीं मानते हैं, राजनीतिक तौर पर भी कोई बरगलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। शांति से बैठकर इस देश में बातचीत होनी चाहिए, सरकार एक कम्युनिकेशन बनाए इन युवाओं के साथ में। हमारी भी यही अपेक्षा है कि सरकार जल्द ही इस तरह की जो तस्वीरें देख रहे हैं उसको दुख होता होगा और जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को लेकर शांति स्थापित की जाएगी। जो समझाना है छात्रों को वो समझाया जाएगा और इस देश में आगे हम बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।